हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री संग्रह। तो गाइज, माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो बेसिकली गाइज सॉल्यूशन क्या होता है आप सभी को पता है, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़कर आए हो। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। ठीक है, यानी कि अगर आप दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट मिलाकर अगर एक इसका मिसिबल सॉल्यूशन बना देते हो, होमोजीनियस सॉल्यूशन बना देते हो, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज आवर सॉल्यूशन। ओके, अच्छा, अब आपको पता है, अगर मैं बेसिकली सॉल्यूशन के कंपोनेंट की बात करूं, तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। राइट, पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर हमारे पास जो बनता है, इसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसे? सॉल्यूशन बोलते हैं। बेसिकली बात की जाए सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट आपके पास हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है। ठीक है, लेकिन यही बात की जाए सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट हमारे पास होता है दिस इज एन अवर लार्जर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी में होता है? लार्जर क्वांटिटी, मतलब ज्यादा अगर लो तो सॉल्वेंट बेसिकली लेते हैं और सॉल्यूट को हम लेस क्वांटिटी में लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम बेसिकली बात करें इनकी मतलब कॉन्सेंट्रेशन की, तो जैसे कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सिंपली पहली बात हम इसको समझते हैं कि बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया है कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, दोबारा सुनिए, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया है कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, सपोज करो बेसिकली हम जो सॉल्वेंट है उसको अगर बात की जाए, सपोज करो वाटर है, वाटर में आपने अगर सॉल्ट को डिसॉल्व किया है, तो कितना सॉल्यूट आपने उसमें डिसॉल्व करा, सॉल्यूट इज योर सॉल्ट, तो सॉल्यूट को डिसॉल्व करा है, दैट इज योर कॉन्सेंट्रेशन। इसको हम बोलते हैं बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन। आई होप समझ में आया। कॉन्सेंट्रेशन क्या है भाई? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। अब बेसिकली हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन की, तो नॉर्मली कॉन्सेंट्रेशन को बताने का तरीका जो है ना, वो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, किस पर डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पर इसको डिफाइन करते हैं। तो अगर हम कहें इसको नापने के मतलब इसको मेजर करने के बहुत सारे टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो टर्म हमारे पास है, इसे हम बोलते हैं मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं इसे? मास परसेंटेज बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं भाई? एक सेकंड, क्या बोलते हैं इसको? मास परसेंटेज बोलते हैं, मास परसेंटेज। ओके, दूसरा जो कॉन्सेंट्रेशन नापते हैं, दूसरा टर्म है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है हमारे पास? वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा जो टर्म हमारे पास है, दिस विल बी योर, तीसरा जो टर्म है तीसरा जो टर्म है हमारे पास, इसे बोलते हैं दिस इज योर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होता है भाई? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अभी मैं समझाऊंगी एक एक करके कि ये सारे टर्म्स क्या हैं। पहले एक बार देख लो कि किन किन तरीके से आप उन कॉन्सेंट्रेशंस को मेजर करते हो। ओके, चौथे टर्म की बात करें, तो चौथा है आपके पास मोलैरिटी। चौथा क्या है भाई आपके पास? मोलैरिटी। पांचवा बात करें तो आपके पास है दिस विल बी योर मोलैलिटी। पांचवा क्या है आपके पास? मोलैलिटी। नेक्स्ट बात करें तो आपके पास है दिस इज योर नॉर्मैलिटी। क्या है भैया आपके पास? नॉर्मैलिटी। नेक्स्ट बात करें आपके पास सेवेंथ, तो आपके पास क्या है? दिस इज योर मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो ये बहुत सारे टर्म्स हैं जिनकी मदद से आप क्या करते हो? कॉन्सेंट्रेशन किसी सॉल्यूशन की निकालते हैं। आई होप यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब आइए एक एक कर समझते हैं कि क्या मास परसेंटेज है, क्या वॉल्यूम परसेंटेज है, क्या मास बाय वॉल्यूम है। बेसिकली इन टर्म्स को हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें लिखा हुआ आता है,
तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। तो इस चीज को ध्यान से समझना। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले मास परसेंटेज के बारे में। ओके, चलिए, मास परसेंटेज क्या होता है दोस्तों? मास परसेंटेज का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जैसे सपोज करिए मैं आपसे एक एग्जांपल की बात करूं। मेरे पास एक एग्जांपल है कि 10% NaCl ओके बाय मास। अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा लिखा है, ठीक है, या फिर ऐसा लिखा है 10% वेट बाय वेट, ओके, कभी ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है ना? इसका मतलब है दोस्तों 10 ग्राम ऑफ NaCl आपका प्रेजेंट है, 10 ग्राम ऑफ NaCl आपका प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। किसमें प्रेजेंट है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मास ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूट तो पता चल गया कितना है हमारे पास, दिस विल बी योर 10 ग्राम। ओके, लेकिन अब बात करें मास ऑफ सॉल्वेंट की, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल गया दोस्तों, दिस विल बी योर हमारे पास 100 नहीं, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं ना, तो सॉल्वेंट का मास हमारे पास कितना हो गया? आप माइनस करोगे 100 ग्राम में से 10, तो आपके पास 90 ग्राम आ जाएगा। ओके, 90 ग्राम आपके पास सॉल्वेंट का मास हो गया। तो बेसिकली इन चीजों से, इन टर्म से हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मास पता कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए, तो मैंने बताया मास परसेंटेज का मतलब क्या है कि मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ये आपको याद रखना है, कितना? 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में आपके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बात करें, सपोज करो मास परसेंटेज आपको निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे? फॉर्मूला होता है, जिसकी निकालनी है उसका ऊपर रखो मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहां से आप क्या कर सकते हो? मास परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, मास परसेंटेज, हाँ ये तो फॉर्मूला है, टोटल मतलब सॉल्यूशन में क्या होगा, आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे, तो बेसिकली इनको डिफाइन किया गया है। ओके, अच्छा, कैसे एक्सप्रेस करते हैं? x परसेंटेज वेट बाय वेट। इसको आप कैसे लिखोगे? अगर लिखना होगा तो भाई कैसे लिखोगे? देखो एक बार, इसको लिखेंगे x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट present in x gram of solute present in 100 gram of solvent solution. Okay, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो मास परसेंटेज क्लियर हो गया टोटली। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अपने दूसरा टर्म्स, दिस इज योर मास बाय वॉल्यूम। चलो पहले इससे पहले वॉल्यूम परसेंटेज समझते हैं, है ना। बेसिकली वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है आपके पास कि कितना ml ऑफ द सॉल्यूट, वहां पर हमने ग्राम लिया था, मास में ग्राम लेना है, और वॉल्यूम में आपको ml लेना है। इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। जैसे आपके पास कभी लिखकर आया, सपोज करिए एग्जाम्पल की बात करूं मैं आपसे अगर आपके पास लिख के आया 10% HCl वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ओके, अगर ऐसा लिखकर आ गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों कि 10 ml of HCl is present in 100 ml of solution. ओके, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वहां ग्राम रखना है मास में, और इसमें आपको मिलीलीटर याद रखना है। ओके, मिलीलीटर। क्लियर है इतनी बात? वही तरीका है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सपोज करो किसी का भी फ्रैक्शन निकालना होता है, तो फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हो? फ्रैक्शन निकालने का तरीका है, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो, नीचे टोटल रखो और इंटू 100 कर दो, तो वही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो इंटू 100 कर देते हैं, ऐसे तो करते हैं।
परसेंटेज कैसे निकालते हैं? सपोज करो अपने नंबर की परसेंटेज आपको निकालनी है, तो आप क्या करोगे, जितने नंबर ऑब्टेन्ड हुए उसको ऊपर रखोगे, अपॉन टोटल रखोगे, इनटू 100 करोगे, ऐसे तो करते हैं। तो इसी तरीके से जिसकी वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है उसको हमने यहाँ रख दी। क्लियर है? ओके। तीसरी बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम मैंने भी बताया कि x ग्राम, अच्छा लिखकर कैसे आएगा, लिखकर कैसे आएगा आपके पास x ग्राम, एक सेकेंड। लेट सपोज आपके पास दिया है 10% वेट बाय वॉल्यूम। ओके, अब इस वेट बाय वॉल्यूम आपके पास KCL है, ठीक है। कैसे इसको डिफाइन करोगे, डिफाइन कैसे करा जाएगा भाई, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ओके, प्रेजेंट इन क्या बताओ भाई, वॉल्यूम है ना नीचे, तो क्या लिखना है हमको, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरीके से आप क्या करते हो, मास बाय वॉल्यूम को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कर लोगे यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दिस विल बी योर पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन की बात करूं दोस्तों, तो पार्ट्स पर मिलियन इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो बेसिकली अगर हमें इसको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे कि कितने उस कंपोनेंट के पार्ट्स प्रेजेंट हैं पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ कंपोनेंट ए, जो भी आपके पास कंपोनेंट है उसका मास, मतलब जिसकी आपको पार्ट्स पर मिलियन निकालना है उसका मास ऊपर रखिए, नीचे आप टोटल मास रखिए, इंटू 10⁶। क्या ये बात क्लियर हो गई? सिंपल इस तरीके से हम ppms को कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास कोई NaCl आपका सॉल्ट है, NaCl सॉल्ट का आपको वेट दिया है 5 ग्राम, ठीक है, और किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व, मतलब सॉल्यूशन में ये डिसॉल्व है, उस सॉल्यूशन का मास है टोटल 10 ग्राम, ठीक है। आपसे पूछा है इसका पार्ट्स पर मिलियन निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, सिंपल 5/10 इंटू आपको 10⁶ करना है, ठीक है। सॉल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा 5 इंटू 10⁵ ppm। क्लियर है इतनी बात? तो यहां से हम क्या करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन को निकाल लेते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अच्छा चलिए, आई होप यहां तक तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जिसका नाम है मोलैरिटी। ओके, चलिए, तो बेसिकली गाइस मोलैरिटी की अगर हम बात करें तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी आपके पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके पास कितना अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसको हम मोलैरिटी बोलते हैं। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपके पास लीटर में दिया है तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर को छोड़कर मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में है तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हुई इतनी बात? ओके, अच्छा ये यूनिट याद रखो कि 1 लीटर आपका 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, या फिर आप कह सकते हो 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ओके, यूनिट की बात करें तो मोल्स की यूनिट क्या होती है, मतलब मोल्स की यूनिट मोल होती है और वॉल्यूम की यूनिट लीटर होती है, तो इसे हम बोलते हैं मोल पर लीटर, और इसे मोलैरिटी कैपिटल M से भी नोट करते हैं। ओके, अच्छा अगर कभी आपके क्वेश्चन में ये लिखकर आ जाए कि ये आपका सेमी मोलर सोल्यूशन है, सेमी मोलर सोल्यूशन का मतलब आपको इसकी 1/2 मोलैरिटी लेनी है। क्लियर है? सेमी मोलर लिखकर आ गया तो ये मत ढूंढना कि इसमें मोलैरिटी तो दी नहीं है, उसका मतलब ही यही है कि आपकी मोलैरिटी m/2 है। क्लियर है? इसी बात से अगर हम डेसीमोलर की बात करें तो m/10, सेंटीमोलर की बात करें m/100, मिलीमोलर की बात करें m/1000। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगर बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए मोलैरिटी के बारे में, कि क्या मोलैरिटी आपकी टेम्परेचर के साथ चेंज होगी या नहीं।
ठीक है, फिर से सुनिए क्वेश्चन। क्या मोलैलिटी आपके टेम्परेचर के साथ चेंज होगी या नहीं होगी? क्वेश्चन ये उठता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सोचिए जरा, क्या ये चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है? बताइए, व्हाट वुड यू थिंक कि क्या ये चेंज होगी या नहीं होगी? हाँ जी, सोचो जरा, बताओ। चलो मैं बताती हूँ। देखो, मोलैरिटी आपकी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है भाई। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो मोलैरिटी होती है, ये इसके फॉर्मूले में आपके पास नीचे वॉल्यूम का टर्म आ रहा है। क्या आ रहा है? वॉल्यूम का टर्म आ रहा है। तो वॉल्यूम तो मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली वाइस वर्सा, तो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से मोलैरिटी में आपके पास फर्क पड़ता है, क्योंकि वॉल्यूम उसका वहां पर कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है और कभी एक्सपेंड होता है। डिपेंड करता है कि टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो। ठीक है, तो जहां पर भी आपके पास वॉल्यूम वाला टर्म आ जाएगा ना फॉर्मूले में, तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पास वहां पर क्या होगा? उनके मतलब वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा, उनकी मोलैरिटी में फर्क पड़ेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है दिस विल बी योर मोलैलिटी। ओके, मोलैलिटी की बात करते हैं दोस्तों। तो मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। बस फॉर्मूले में इतना चेंज है, वहां पर हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया था ना, यहां पर हम लेंगे मास ऑफ द सॉल्वेंट। क्या लेना है? मास ऑफ द सॉल्वेंट लेना है। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या होगा, मतलब इसको कैसे डिफाइन करोगे आप? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में आपने कितना मास को डिसॉल्व किया है सॉल्यूट। ठीक है, अच्छा, अगर सपोज करो मास आपका ग्राम में दिया है, तब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पर बेसिक यूनिट यहाँ पर हमारे पास किलोग्राम लेनी चाहिए। अगर कभी आप कंफ्यूज हो ना, तो कि लीटर है, मिलीलीटर है, किलोग्राम है, क्या है, तो याद रखो LKG। ठीक है, L मीन्स लीटर एंड KG मीन्स आपके पास किलोग्राम। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको 1000 को यूज नहीं करना है। नो यूज ऑफ द 1000 यूज नहीं करना है। ठीक है भाई, नहीं करना है। क्लियर है इतनी बात? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपना। अच्छा, मोलैलिटी का एक और क्वेश्चन, क्या मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होगी या नहीं होगी? तो सिंपल सी बात है कि मोलैलिटी आपके टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम का टर्म ही नहीं है। अगर वॉल्यूम का टर्म नहीं है तो मास तो पहले जितना था वो भी अभी उतना रहेगा। सपोज करो आपने अगर किसी वाटर में शुगर को डिजोल्व किया है, तो अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, कितना भी हीट कर दो, शुगर थोड़ी इवेपोरेट होगी। इवेपोरेट तो आपका सॉल्वेंट होगा। तो मास मतलब सॉल्वेंट जो आपके पास है उसका मास कांस्टेंट रहने वाला है, मास कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि इसमें आपके पास मास का टर्म्स है, तो इसीलिए यहाँ पर ये आपके पास फिक्स रहेगा। वॉल्यूम चेंज होता है, ना कि आपके पास मास। ओके, तो यही मैंने बताया है पीछे कि मोलैलिटी जो है वो मतलब कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने का एक बेहतर तरीका है। इट इज अ बेस्ट वे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम का टर्म नहीं आता। दूसरा, इट डज नॉट चेंजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ ही आपके पास चेंज नहीं होती है। क्लियर है इतनी बात? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, दिस इज योर नॉर्मेलिटी। ठीक है, बेसिकली नॉर्मेलिटी क्या है दोस्तों? नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड पर यूनिट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखो, वहां पर हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखते थे, यहां पर हमने लिखा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है आपके पास मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। कैसे निकालते हैं? मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्लियर हुई इतनी बात? क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट? मोलर मास अपॉन द इक्विवेलेंट मास। अच्छा, इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट मास का मतलब है कि अगर आपको कभी भी फाइंड करना है तो उसका मोलर मास लिखो, उसके नीचे उसका एन फैक्टर लगाओ। एन फैक्टर मतलब सपोज करो आपके पास एसिड है ना, कोई भी एसिड है, अगर H2SO4 है, H2SO4 की मैं आपसे बात करूं तो ये कैसे डिसोसिएट होगा? इट विल डिसोसिएट लाइक 2H प्लस का SO4 2 माइनस,
राइट। इसी तरीके से डिसोसिएट होगा, तो यहाँ पर डिसोसिएट होने के बाद कितने H प्लस मिले आपको? 2, तो N की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? 2 हो गई। क्लियर है। सिमिलरली बात करूं अगर बेस है हमारे पास, तो बेस जैसे कि NaOH है, NaOH डिसोसिएट होगा तो क्या देगा? Na प्लस प्लस का OH माइनस, तो डिसोसिएट होने के बाद इसकी एसिडिटी कितनी आई? N की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिसोसिएट होने के बाद एक OH मिल गया। क्लियर है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं और तीसरा, अगर सपोज करो सॉल्ट है कोई आपके पास, सॉल्ट जस्ट लाइक योर Na2SO4 कोई सॉल्ट है, ओके, सोडियम सल्फेट कोई सॉल्ट है, अगर ये ब्रेक डाउन होगा, इसको डिसोसिएट करेंगे तो कैसे मिलेगा? 2Na प्लस प्लस का SO4 2 माइनस, ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कितना टोटल पॉजिटिव या कितना टोटल नेगेटिव चार्ज है वो उसकी N वैल्यू होती है। पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट करो, 2 अब आएगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज कितना आएगा? 2 आ रहा है, नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो एक ही बात, क्योंकि वो ओवरऑल बैलेंस्ड रहता है। ठीक है, तो सॉल्ट के केस में आपके पास ये होता है। अगर नेक्स्ट बात करूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की, तो अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसमें रिड्यूस हो रहा है, सपोज करो K2SO4 है, सॉरी KMNO4 है, KMNO4 जब रिड्यूस होता है, ठीक है, तो रिड्यूस करने के बाद क्या बनाता है? जो भी बनाता है, इसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा या फिर इसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस करा, ये क्या होता है? उसकी N वैल्यू होती है। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला याद रखना कि नॉर्मेलिटी आपका क्या होता है? मोलैरिटी इनटू N फैक्टर के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू द N फैक्टर। ओके, क्लियर है इतनी बात? अगर सिंपल नॉर्मेलिटी दी है और मोलैरिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे? उसका N फैक्टर से डिवाइड दे दो तो आपके पास मोलैरिटी निकल आएगी, और द वाइस वर्सा। क्लियर हुई इतनी बात? आगे चलते हैं मोल फ्रैक्शन की तरफ। गाइस, मोल फ्रैक्शन की मैं आपसे अगर बात करूं तो सिंपल सा पता चल रहा है कि एक तरीके का फ्रैक्शन है, राइट। फ्रैक्शन क्या होता है आप अच्छे से जानते हो। सपोज करो आपको एक ये दिया हुआ है ना, एक पार्ट है, इसमें इतने पोर्शन को कवर कर दिया और आपसे पूछा है इसका बताओ फ्रैक्शन निकालो, तो कब अगर आपसे पूछा है शेडेड वाले का निकालो तो आप क्या करोगे? 1/4 लिखोगे ना। कैसे? कि जो जिसका निकालना है उसका ऊपर रखा, ओवर टोटल ऑल नीचे रखा, राइट। तो अगर इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन होता है, एक सॉल्यूशन में कितने आपने सॉल्यूट को डिसॉल्व करा है। सपोज करो सॉल्यूशन में आपने डिसॉल्व करा है NaCl डिसॉल्व किया है, और आपने इसमें क्या डिसॉल्व करा है? सपोज करो K2SO4 डिसॉल्व किया है, तो ये सॉल्ट आपने किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करे हैं, किसमें? वाटर में डिसॉल्व करे हैं। ठीक है, वाटर आपके पास एक सॉल्वेंट है। क्लियर? तो आपसे पूछा जाए कि इसका मोल फ्रैक्शन निकालो। भाई, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? ऊपर मोल सपोज करो NaCl का निकालना है, तो सपोज करो इसे मैंने A माना, इसे B माना, इसे C माना, तो Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NC, तो ये मोल फ्रैक्शन ही तो हुआ, राइट। कि जिसका निकालना है उसको ऊपर रखा, ऊपर मतलब नीचे टोटल आपने जितने मोल्स हैं सारे इसको प्लस कर दिया। ठीक है, तो नीचे क्या रखा है? टोटल मोल्स, ऊपर रखा है जिसका निकालना है उस कंपोनेंट के मोल। तो मोल फ्रैक्शन यही होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। जितने भी आपके पास सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हैं उन सब का मिलाकर के आप इसमें रखते हो, सॉल्यूट सॉल्वेंट टोटल मिलाकर के। ठीक है, उनके मोल्स। क्लियर हो गई बात? जैसे सपोज करो सॉल्ट को आपने डिसॉल्व करा है वाटर में, ठीक है, सॉल्ट को आपने वाटर में डिसॉल्व करा है, तो ये कंपोनेंट A हो गया, ये कंपोनेंट B हो गया। तो अगर A के मोल्स निकालने हैं तो Na ओवर टोटल मोल्स Na प्लस NB। समझ में आ गया? इसी सिमिलर तरीके से अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपने NB रखा ओवर Na प्लस NB कर दिया। मोल्स आप निकालना जानते हो, कैसे निकालते हैं? मोल्स निकालने का तरीका होता है कि गिवन मास जो आपको क्वेश्चन में दिया है, वेट जिसको आप वेट से लिखते हो अपॉन मोलर मास। क्लियर है? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? मोल्स को निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात और, आपको पता है जितने भी अगर आप इन चारों फ्रैक्शन को प्लस करोगे तो ओवरऑल फ्रैक्शन आपके पास 1 निकल कर आने वाला है, राइट।
ओवरऑल फ्रैक्शन आपके पास बनाने वाला है। इट मीन्स क्या कि जितने भी कंपोनेंट डिसॉल्व करे हैं उन सबका अगर आप फ्रैक्शन प्लस करोगे तो वो आपके पास 1 आएगा। क्लियर है? तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जोड़कर आपके पास 1 आएगा, जितने भी हैं। जरूरी नहीं है कि 2 ही आपके पास उसमें कंपोनेंट हो, मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। क्लियर है इतनी बात? ओके अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि बताओ मोल फ्रैक्शन क्या इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के? हाँ या ना? सोचो जरा, क्या मोल फ्रैक्शन इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? जल्दी बताओ भाई। देखिए, मोल फ्रैक्शन आपका इंडिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया, अगर वॉल्यूम का टर्म यहां पर नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं है उसका टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी बताने की, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा तो सिर्फ वॉल्यूम वाला टर्म करेगा, राइट? टेम्परेचर पर सिर्फ हमारा वॉल्यूम वाला टर्म डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम या ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए मोल फ्रैक्शन आपका इंडिपेंडेंट होता है किससे? टेम्परेचर से। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ओके, तो ये कुछ आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। एक लास्ट टर्म है फॉर्मेलिटी। वैसे ये बेसिकली आता नहीं है बट फिर भी मैं बता देती हूँ। फॉर्मेलिटी का मतलब क्या है कि कितना फॉर्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट। फॉर्मूला मास मतलब वहां पर आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट रख रहे थे ना, यहां पर आप रखोगे फॉर्मूला मास। क्या रखोगे यहाँ पर? आप फॉर्मूला मास रखोगे। फॉर्मूला मास मींस NaCl का मॉलिक्यूलर मास नहीं, NaCl का फॉर्मूला मास जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। और याद रखिए, ये हमेशा हम आयनिक सब्सटेंस के लिए निकालते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? इतना आपको बस याद रखना है, बाकी इसमें बेसिकली पूछा नहीं जाता फॉर्मेलिटी, तो हम नॉर्मेलिटी तक ही बात करेंगे और मोल फ्रैक्शन तक। पहले बताओ आपको क्या ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म समझ में आ गए या नहीं आ गए? अगर ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म समझ में आ गए तो गाइस इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, आपको सारे इन चीजों से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कैसे आप इस पे अप्लाई करोगे, किस तरीके से करोगे, वो सारी चीजें समझ में आएंगी। पहले बताओ यहां तक क्लियर हो चुके है ना आपको? कोई दिक्कत? अच्छा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा। ओके, लेट रिवाइज कि क्या क्या पढ़ा भाई एक बार। चलिए, सबसे पहले अगर शॉर्ट में मैं आपको रिवाइज करूं, सबसे पहले भाई दोस्तों यहां पर सबसे पहला टर्म आपने क्या पढ़ा? सबसे पहला टर्म आपने पढ़ा मास परसेंटेज। क्या पढ़ा है भाई? मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज की मैं अगर आपसे बात करूं तो कैसे लिखते हैं हम इसको? मास परसेंटेज को लिखा जाता है, एक सेकेंड, कैसे लिखोगे मास परसेंटेज को? कि x ग्राम आपके पास सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है, डिसॉल्व है आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ओके, ये बात समझ में आ गई। सिमिलरली दूसरी बात करूं तो आपके पास है वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा आपके पास x ml ऑफ सॉल्यूट, x ml of solute dissolve in 100 ml of solution। क्या है? 100 ml of solution में। क्लियर हो गई इतनी बात? तीसरी बात करूं तो आपके पास है दिस विल बी योर वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है दिस इज योर x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करें, फिर क्या पढ़ाया आपको? मोलैरिटी पढ़ाया। ठीक है, मोलैरिटी को आप कैसे लिखते हो? कैपिटल M से लिखते हो। कैसे लिखते हैं इसे भाई? N/V, अगर V आपका लीटर में है तो।
क्लियर है इतनी बात? इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। नेक्स्ट आपको बताया दिस इज योर फिफ्थ वन इज मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी को स्मॉल m से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। मास ऑफ द सॉल्वेंट, क्लियर है? किस में होना चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट? आपका किलोग्राम में होना चाहिए। क्लियर हुई इतनी बात? नेक्स्ट बात करें हम, इसके बाद हमारे पास 6 नंबर जिसे हम बोलते हैं क्या? मोल फ्रैक्शन या नॉर्मेलिटी की बात कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी को n से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन number of gram equivalent of solute upon volume of solution. Okay, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा, इसके बाद बात करें लास्ट हमारे पास मोल फ्रैक्शन, x से लिखते हैं। कैसे निकालते हो? जिसका निकालना है Na ओवर Na प्लस Nb, ठीक है, या फिर Nb ओवर Na प्लस Nb। अगर Na का निकालना था तो ये XA का मोल फ्रैक्शन, XB का निकालना है तो B का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और XA प्लस XB आपका जोड़कर कितना आता है? 1 आता है। तो ये हम पूरा प्रॉपर रिवीजन कर चुके हैं। एक बार लास्ट में सम अप कर सारी चीजें आपको बता दी हैं। आई होप समझ में आ गई हो सारी चीजें। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर मी। ओके, थैंक यू एवरीवन।